नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से आज बुधवार को आपका आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और आज भारतेंदु जी का जन्म दिवस भी है और हमारे बीच में है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। जब मैं स्टूडेंट था तब सर वहाँ के डायरेक्टर थे। सर ने बहुत सारे प्लेस लिखे हुए हैं। सिंहासन खाली जैसा ख्याति प्राप्त नाटक है। सर ने बीबियों नातियों वाली जैसा धारावाहिक बनाया था। सर को 1991 में यूपी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है नाट्य लेखन के लिए। और सर बहुत सीनियर है हमारे। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जब सर ने एनएसडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम मिलेंगे सुशील कुमार सिंह जी से, जिन्होंने बहुत नाटक किए, बहुत सारे नाटक निर्देशित किए और उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं भी सर का स्टूडेंट हूँ। सर ने जो नाटक डायरेक्ट किए वो भी बड़े रेयर हैं। बहुत कम लोग ही वो नाटक करते हैं। जैसे भारत दुर्दशा है, तीसरी शताब्दी है, जाने मन है, नौलखिया दीवान है। सर ने रेपेट्री के साथ काम किया, भारतेंदु रेपेट्री के साथ, और फ्रीलांस भी बहुत सारे काम किए। तो सर जब आएंगे तो सर खुद बहुत सारी चीजें हमें बताएंगे, हम सबको पता चलेगा। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम स्वागत करते हैं। सर ने मीडिया में बहुत काम किया, टेलीविजन मीडिया में बहुत काम किया। सर एफटीआई से पास आउट हैं, तो उन्होंने धारावाहिक बनाए। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे ही बातें करते हैं, उनके पूरे फिल्म मीडिया कैरियर और थिएटर कैरियर के बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी सर। तो सर आप कह रहे थे कुछ पढ़ के सुनाएंगे, उससे शुरू करेंगे हम लोग। हमारे जो हमने नाटक लिखे हैं, जो प्लेस लिखे हैं, जी सर। उन जी प्लेस में सर। बहुत सी ऐसी कविताएं हैं, बहुत से गीत हैं ऐसे जो कि काफ़ी जी मज़ेदार हैं और काफ़ी दिलचस्प हैं और समय समय पर बहुत से बड़े सवाल उठाते रहे हैं। देखिए एक कविता है, ये एक कविता है। क्या कोई लौ है अब भी किरण किरण दे आशा की, क्या कोई लौ है अब भी जो क्षीण किरण दे आशा की। आजादी को डसा नाग में, न्याय तंत्र फंस गया नाग के जहरीले चंगुल में। फिर भी कब तक मौन रहोगे, सहते जाओगे तुम कब तक, या फिर लहू नहीं बहता है, बहता नाली का गंदा जल, दूषित जो हो गया जुल्म और अत्याचारों के सहते सहते, जिसमें आता नहीं उबाल और ना होती हलचल। इसीलिए जू नहीं रेंगती और निरर्थक हो जाते हैं शब्द सभी अर्थों समेत। बोलो बोलो क्यों चुप हो, है कोई लौ अब भी जो क्षीण किरण दे आशा की। जी ये प्ले हमने लिखा था नागपाश, जो जी। इमरजेंसी जब हमारे देश में लगी थी, जी सर। और उसी दौरान ये नाटक जो है हमने किया था। और जी ये नाटक हमने गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव, उनके लिए एक वर्कशॉप में नाटक तैयार किया था और इमरजेंसी पर ये नाटक तैयार किया था। इसी में एक गीत और है, क्या कविता। सत्ता में रह करके जो सत्ता का करते दुरुपयोग और जी। निरंकुश शासन द्वारा जनता का जो पीते खून, उनका ऐसा अंत लिखा है, अंत जो बिल्कुल निश्चित है। नागपाश उनका जहरीला उनको ही डस लेगा आखिर, जगह कुंडली में अपनी ले जाएगा उन खंडहरों में, जहां गुजरने वाली नस्लें आते जाते थूकेंगी, फेंकेंगी पत्थर, ये कहकर एक तानाशाह हुआ करता था। तो ये नागपाश का नागपाश का ये जी कुछ करता थी। एक प्ले हमने लिखा था यूथ पर, अंधेरे की राही। जी। जी और ये प्ले जो है 60-70 के आसपास था, जब हिप्पिज्म था, एक कल्ट था, चरस, और उस पर हमारा था एक बेरोजगारी थी, बेकारी थी, युवक हमारे दिशाहीन थे। उस दौरान क्या हालचाल थे, उस पर एक गीत है। जी नवयुग सर। के नए प्रणेता, चक्रवात के केंद्र बने हम। क्या जी सोचें, क्या नोचें, क्या बोएं, क्या काटें। लोग हमें अटका कहते हैं, लोग हमें भटका कहते हैं कि हम है नकारा, घूम रहे हैं यूं बेकार। किसको कैसे समझाएं हम, भोग रहे हैं जीवन सार। कॉलेज में रोती कक्षाएं,
कक्षाओं में सोते अध्यापक अध्यापिकाएं, निद्रा निमग्न है पुस्तक पुस्तिकाएं, फिर हम ही क्यों जागे? घर का काम नहीं करना है, ऑफिस में हरामखोरी करना है, खेतों में जहमत ले कौन, कौन थकाए हाथों को, कौन पकाए माथे को, किसका दर्द जिगर में ले हम, खुद पीड़ित हैं अपने गम से। क्यों सोचें, क्यों नोचें, क्यों बोएं, क्यों काटें, करने लायक काम नहीं कुछ, फिर क्यों ना हड़ताल करें हम, अब व्यवस्था का लाड़ करें हम। ये अंधेरे की राही जी पुस्तक थी, जो कि जी सर। जो कि यूथ पर, हमारे नौजवानों की समस्याओं पर थी। एक प्ले हमारा जो लिखा था हमने खास तौर से बियानिक रंगमंडल के लिए, अलख जी आज़ादी की, जी जो हिंदुस्तान के 400 साल के, 400 साल का कम से कम 1200 साल के इतिहास का पौने दो घंटे में ये प्ले होता है। और योगेश पंत जो हमारे उस समय रिपर्टी में थे और मैं बीएनए में नहीं था, उस समय उन्होंने हमसे कहा था, तो ये प्ले हमने लिखा था। जब किस तरह से हमारा जो भारत था उस पर यूरोप की नज़र थी और उनको नक्शे यहाँ के मालूम नहीं थे। जी सबसे पहले कोलंबस निकला था और निकल करके वो भारत खोज करते करते वो पहुंच गया अमेरिका, और मरते दम तक वो उसको इंडिया ही समझता रहा। बाद में वास्को डी गामा जो है वो हिंदुस्तान में आया और हमारे कालीकट, केरल के कालीकट में उसने पांव रखा था। उस समय राजा जमोरिन वहाँ के राजा थे और राजा ने उनका जो स्वागत करना था किया, लेकिन ठीक 12 साल बाद और स्वागत किया, उनको व्यापार की अनुमति दी, कोठी बनाने की अनुमति दी, फिर उसका कोठी से किला और किले से फौजे और फौजे के बाद कब्जा। ठीक 12 साल बाद पुर्तगालियों ने दादा जमूरिन के महल को आग लगा दी और वहां पर जो है कब्जा किया। अंग्रेजों को जो नक्शा था वो कैसे मिला? उस समय ये हालचाल थे कि यूरोप के जो लोग थे वो एक दूसरे का जहाज लूटने में ही अपनी शान समझते थे, और जी उस लूटपाट में ही ब्रिटिशर्स को एक पुर्तगाली जहाज लूटने के बाद जो है वो नक्शा मिला था ये भारत का, है ना। तो जी। ये देखिए ये कितनी मजेदार बात है। सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज हिंदुस्तान पहुंचा। इस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर जी प्राचीन यूनान के एक योद्धा का नाम था, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अकड़बाज या झगड़ालू। जहाज का कप्तान हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते आकर भारत की भूमि पर कदम रखा था। जहाज सूरत के बंदरगाह में आकर लगा, जो उस समय भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ये वही समय था जब भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। कप्तान हॉकिंस ने आगरा में मुगल सम्राट से भेंट की। जहांगीर ने अंग्रेजों को न केवल व्यापार करने, कोठियां बनाने और मुगल दरबार में एलची रखने की इजाजत दी, बल्कि ये भी इजाजत दी कि वो अपनी बस्तियों में अपने कानून के मुताबिक अपने मुलाजिमों को सजा भी दे सकता है। इस छोटी सी घटना और बाद में सन 1857 की घटनाओं को ध्यान रखते हुए अंग्रेज इतिहास लेखक टॉरेंस अपनी पुस्तक एम्पायर इन एशिया में लिखता है, बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। उसने उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए जो मांगा उनको मंजूर किया, लेकिन उसे ये स्वप्न में भी नजर नहीं आ सकता था कि एक दिन अंग्रेज इस छोटी सी जड़ से बढ़ते बढ़ते बादशाह को, प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को दंड देने का दावा करेंगे, और यदि उसका विरोध किया जाएगा तो प्रजा का संहार करेंगे तथा बादशाह के उत्तराधिकारी को बागी कहकर आजीवन कैद में डाल देंगे। तो इस तरह से ये एक पूरा लंबा चौड़ा जो इतिहास है 1200 साल के हिंदुस्तान का, किस तरह से यहाँ पर आए और आकर कब्जा किया। तो उस पर ये इस गीत में शुरुआत होती है काफी उस समय के भारत का जो वैभव था इसी अलख आजादी में। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था। सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। गरम मसाला रेशम कपड़ा यहाँ का खूब मशहूर था। सोना चांदी हीरे मोती से भैया भरपूर था। सोने की चिड़िया है भारत, दूर दूर तक फैली शोहरत जैसे गर्म तंदूर था। सात समंदर पार मगर भारत खट्टा अंगूर था।
सोने की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था, सारी दुनिया के माथे पर जैसे ये सिंदूर था। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्टरी नाटक था, ये गीत था, जो उस समय अलग आज़ादी में इस्तेमाल हुआ। एक और मजेदार गीत है जी हिंदुस्तान का, जो 1857 में जो पहली आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जी उस पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक गीत के अंदर कैसे रखा गया है। जी। और ये हमारा टाइटल, प्ले का टाइटल गीत भी समझिए। अलग आजादी की। जी। आजादी की, आजादी की अलग जगी थी 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। आजादी की अलग जगी थी 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। सुलग रही थी जो चिंगारी अंग्रेजों की मनमानी से, राजे और नवाब की जिनके राज छिने थे बेईमानी से, राजे और नवाब की जिनके राज छिने थे बेईमानी से। भड़क उठी थी, भड़क उठी थी आग उसी से 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। भेदभाव देसी सेना संग कारतूस चर्बी वाले, धर्म भ्रष्ट कर रहे फिरंगी ये डर मन में था पाले। आहुति में घी यही पड़ा था 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। पहली गोली बैरकपुर में मंगल पांडे ने दागी, मार मार गिराया अंग्रेजों को फांसी उसने पाई थी। सेना का विद्रोह हुआ था 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। नाना साहब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह सबने एक कसम खाई, गोरों को है मार भगाना, गोरों को है मार भगाना 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। बहादुर शाह जफर ने भी दिल्ली में की थी अगुवाई, अंग्रेजों से जूझ पड़े थे हिंदू मुस्लिम सब भाई। शहजादों का कत्ल हुआ था 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। मगर क्रांति की लपटें अब भी दूर बहुत थी आजादी से, साथ दे रहे थे गोरों का पिट्ठू राजे बेशर्मी से। आजादी फिर सपना हो गई 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। मुगल आखिरी कैद हुआ रंगून में खाके वतन से दूर, गद्दारी की भेंट चढ़ गया तात्या टोपे वीर सूर। अमर हो गई रानी झांसी 1857 में, गांव गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। तो इस तरह से कुछ बहुत गीत बढ़िया। जो हमारे प्लेस में थे, तो हमने कहा जी उससे शुरुआत करते हैं। जी जी जी। जी बिल्कुल सर। सर इतना सारा चीज आपने लिखा है, और इतनी सारी बताइए। चीजें लिखी होती, हाँ। तो सर क्या चीज होती थी जो आपको इंस्पायर करती थी लिखने के लिए? आजकल लोग कहते हैं ना मौलिक नाटक नहीं है, ना नाटककार नहीं है। एक समय था जब बहुत सारा लिखा जाता था। तो सर कैसे, मतलब वो क्या इंस्पिरेशन होती थी लिखने के लिए? जी। नया नया नाटक आप आए दिन लिखते थे सर। जी। देखिए, ये जी नाटक हम आपको पहले ये बताते हैं कि नाटक की जो है हमारी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। जी जी सर। बचपन बचपन में ही जब हम स्कूल वगैरह जानने जाते होंगे, जी और जी हमारी उम्र जी जो है 14-15 साल के आसपास जी रही होगी। हमारे हम आई बिलोंग टू कानपुर, कानपुर के रहने वाले हम हैं। और जी कानपुर में जी हमारे घर के पास में ही एक मंचा क्लब था। वो क्लब जो है वो हर साल नाटक किया करता था, और जी वो नाटक जो है पारसी शैली के नाटक हुआ करते थे। और वो नाटक जो रात को 9-10 बजे शुरू होते थे, 9 साढ़े 9 बजे, और सुबह 4 बजे तक चलते थे, और जिसमें कम से कम 10,000 की जनता होती थी।
और बड़े बड़े मंच बनते थे बांस बल्लियों से, बहुत लंबी चौड़ी डेप्थ और चौड़ाई, और बड़े बड़े पर्दे और तमाम बड़े बड़े सेट, भव्य सेट के होते थे। तो वो नाटक हुआ करते थे। तो हमारे उनको उनको उसमें हम लोग भी देखते थे, तो हमारे मन में भी आता था कि हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो एक जब जब नई शुरुआत हुई, तो हम वहाँ के जो उनके डायरेक्टर थे शंकर दत्त मिश्रा, उनसे मिले और उनसे कहा कि हम भी उसमें कुछ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको देखा ऊपर नीचे तक, और फिर जो है कुछ पढ़ने को दिया हमको। पढ़ने को दिया तो पढ़ने के दिया, तो कुछ पढ़वा के देखा, तो उन्होंने कुछ संवाद पढ़वाए थे, और वो संवाद पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम जो है शाम को रिहर्सल में आ जाना। तो उसके बाद जो था रिहर्सल में हम जाने लगे। अच्छा, वो जो क्लब था वो आमतौर पर जो क्या बोलते कामकाजी लोगों का क्लब था। नौकरी पेशा लोग थे या दुकानदार लोग थे, जो शाम रात को 7-8 बजे के बाद काम खत्म करके अपना सब आके करते थे। तो रात को करीब 7:30-8 बजे से रिहर्सल शुरू होता था। रात को 8 बजे हम जो है घर जाके बताएं कि एक रिहर्सल में जा रहे हैं, तो पिताजी हमारे बड़े गुस्सैल थे, तो इसलिए वो तो बड़ा मुश्किल था। तो हमने घर में बताया कि हम जो है ये एक ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, हमारे मास्टर जी एक जो है ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हो गए हैं, और हम कुछ लड़कों को पढ़ाएंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। तो वो कहा ठीक है भाई जा। तो हम लोग जो है बराबर जो है वहां पर जाते रहे और रिहर्सल करते रहे। उस दौरान हमको 2 नाटक में काम मिल गया बाल कलाकार के तौर पर। एक तो था पन्ना दाई में उदय सिंह का रोल है, और जिसको बनवारी मारने की कोशिश करता है, और दूसरा था भक्त प्रहलाद का। तो दोनों ही हमें रोल मिल गए थे, और बाकायदा हम रिहर्सल चलता रहा। जब जिस दिन शो था उस दिन बाई द वे, अच्छा वो कांत में सब्जी मंडी लगती थी प्रयागराज शिवालय, बड़े भारी मैदान था। तो हमारे पिताजी सुबह सब्जी लेने गए, तो उन्होंने सब्जी लेने जब गए तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि अरे भाई शाम को आज नाटक तो देखने आएंगे आप? बोले मैं क्यों आऊंगा नाटक वाटक देखने। तो उनका अरे भैया आपका लड़का कुछ काम कर रहा है। तो उनका अच्छा, उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन लौट के आए और उन्होंने आकर के जो है हमको एक वो दिया के बोलते हैं, उठा करके हमको बंद कर दिया कोठरी में। और उसके बाद था क्या था कि दिन भर हम उस दिन बंद रहे वहां पर। शाम को जब मेकअप कॉल टाइम 4 बजे था, और जब मेन जो कैरेक्टर था भक्त प्रहलाद वो नहीं आया, तो वहाँ खलबली मच गई। लोगों ने पता था किया, तो पता लगा कि भक्त प्रहलाद तो वहाँ कोठरी में बंद है। फिर उसके बाद था वहां पर लोग, वहां पर जो संस्था के कई लोग जो बड़े थे, उसमें एक उमाशंकर राव बड़े राइटर थे, और उन्होंने जो है मेरे पति देवता, जब वो वहां पर पाकिस्तान में देश हो गई थी, तो उनकी पत्नी की लिखी थी मेरे पति मेरे देवता, और वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में वो था, और बहुत से उन्होंने उपन्यास नाटक लिखे। तो वो और दूसरे जो डायरेक्टर रहते हैं, और उन्होंने पिताजी समझाया कि भाई देखो आपका लड़का कुछ गलत काम नहीं कर रहा, हम तो लोग इसमें है, तो इसमें क्या छोड़िए। मेरे पिताजी ने जो है उनसे कुछ नहीं कहा, ऊपर आके हमको कोठे से बाहर निकाला और फिर एक धर दिया, और कहा कि इस बार तो किया आगे मत करना। तो बहरहाल वो नाटक तो सुबह से खाया पिया कुछ नहीं था, ऊपर से ये सब हो गया। तो वहां पर जाकर के नाटक तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से बड़ा पैथेटिक और बड़ा अच्छा हो गया रोल। उसके बाद से हर साल हम नाटक करते रहे और चलता रहा। उसके बाद था जब थोड़ा और जब हम नाटक देखते थे तो हमको लिखने की भी इच्छा होती थी, नाटक पढ़ते भी थे, और बहुत नाटक पढ़े हमने। और उनको देख करके हमारे मन में कुछ ख्याल आया, तो हमने भी एक नाटक लिखा ताकि माता को दिखाया, तो माता जी तो खुद। और दोपहर हमारे पिताजी आए तो उन्होंने पिताजी को दिखाया कि देखो इसने क्या लिखा है। पिताजी ने देखा तो उसमें 4 टुकड़े किए और उठा कर फेंका और एक धर दिया और कहा कि ये पढ़ाई करता है तू। उसके बाद था हमारी उनके संवाद में होते ही था, बड़े भी होकर किताबें छप गई, कभी कभी किताबें तब दी नहीं हमने, और एनएचडी चले गए, सब कुछ किया। तो इस तरह से लिखने का शौक हमें पहले से रहा। हम उस समय था हमारे कांत में ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जिन्होंने शुतुरमुर्ग और कर्फ्यू ये और अनुष्ठान जैसे नाटक लिखे, नेफा की इच्छा वतन क्या, बहुत नाटक लिखे उन्होंने। वो हमारे क्लास टीचर भी हुआ करते थे डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर में। और तो पहले हमने उनका ग्रुप जो है ज्वाइन किया था वहाँ पर, नाट्य भारती के नाम से काफी मशहूर ग्रुप था। लेकिन उसके पहले वहाँ पर हमारे क्लास टीचर थे, वो उनसे जब हमने कहा कि भाई हमको भी शौक है नाटक में, तो आप हम आपकी संस्था ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये इतना मुश्किल काम है, पहले दरी बल्ली बिछानी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है, फिर कुछ होता है। उन्होंने कुछ हवा नहीं दी। भाई हमारे वो जो कॉलेज के जो एनुअल फंक्शन होता है, तो उस एनुअल फंक्शन में नाटक कर रहे थे,
वो ना फंक्शन हो जा रहा था, डायरेक्टर वही होते थे। तो हम लोगों ने खुद ही एक नाटक जो है तैयार किया। वो उसमें 62 की लड़ाई का उसका ये 62 के बाद जो 65 की लड़ाई थी पाकिस्तान से, उस दौरान वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान से तमाम गपशप आया करती थी, और बड़े उनके तो उसकी नकल बना करके एक, और वो रेडियो में यहाँ से चलता था एक रेडियो झूठिस्तान करके, तो वो हम लोगों ने तैयार किया 15-20 मिनट का, और उनसे कहा कि ज्ञानदेव जी से कि ये नाटक हम लोग तैयार किया, देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे इसको भी लगा लीजिएगा। तो उन्होंने देखा और उनको ठीक लगा, साथ उन्होंने अपने कुछ जो टेस्ट देने थे वो दिए, और उसके बाद उन्होंने उस नाटक को उसमें रख लिया अपने फंक्शन में। साथ में उन्होंने हमको जो है एक रोल भी दिया। वो नाटक जो था टीपू सुल्तान के उस पर था, चिराग जल उठा, और उसमें हमको एक फीमेल कैरेक्टर का रोल दिया उन्होंने, ज्ञानदेव जी ने। और जब नाटक वहां पर पहले तो जब फंक्शन हुआ तो पहले तो हमारा अपना जो छोटी स्किट थी वो हो गई। उसके बाद हमें गेटअप में आना था, वो बेगम का रोल था, तो तमाम कास्ट्यूम वास्ट्यूम। उसके बाद जब सब तैयार हुए कास्ट, और इस बीच दूसरा गाने बजाने चलते रहे लाइव प्रोग्राम, और जब नाटक का प्रस्तुत का आया तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि लीजिए अब प्रस्तुत है चिराग जल उठा। उसी समय अचानक क्या वो पंडाल लगा हुआ था बड़ा भारी, तमाम स्टूडेंट बैठे थे, अचानक गोलियां चलने लगी, धाए धाए धाए, और कोई जलता हुआ टायर जो उसने फेंक दिया उस पर पंडाल पर, चारों तरफ आग लगने लगी। अब उसमें अंधेरा तब तक हो गया, अंधेरे में गोलियां चलती दिखाई पड़ रही थी, और जहाँ स्टेज बड़ा के बगल में ही हम लोग अपने अपना मेकअप रूम जैसा था, तो वहीं कपड़े उतार रखे थे। तुरंत किसी तरह से भागते भुगते अंधेरे में टटोलते टालते उसी रोशनी हो रही जो फ्लेम की, उस फ्लेम की रोशनी में पहुंचते हुए वो कपड़े उठाए, और तंबू रात से घूम करके निकले बाहर, और जाकर के किया कहीं दूर जाकर के अपना कपड़े वपड़े बदले। तो इस तरह से वो नाटक जो है चिराग जल उठा हो गया। बहरहाल तो बाद में ज्ञानदेव जी ने अपने वहां पर अपनी संस्था में भी रख लिया, और वहां पर ज्यादातर वो मराठी प्लेस होते थे, और या ज्ञानदेव जी कमरे प्ले होते थे। उस दौरान हमने एक नाटक लिखा था, ये हम ज्यादा ज्ञानदेव जी को ने हमको अपने असिस्ट करने के लिए रखा है ना, साथ में प्रॉम्प्टिंग भी करते थे, कुछ रोल भी करते किया, कई नाटक वाटक किया उसमें। मैं वो नहीं, आचार रखतेगा तोमी नवीश करके था, सुदूरपुर था जो लिखा था, तो उस पर भी अपने असिस्ट किया था। तो इस तरह से करते थे। उसी दौरान हमने एक नाटक लिखा, बापू की हत्या हजारों बार। गांधी की हत्या तो एक बार हुई थी, लेकिन उनके सिद्धांतों की और उनके सिद्धांतों की जो हत्या है वो हम लोग हर रोज हर पल हर मिनट करते रहते हैं। तो इस तरह से लिखा था। ज्ञानदेव जी को नाटक दिखाया हमने, तो ज्ञानदेव जी को नाटक बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा इसका मंचन यहाँ से कुछ हो, तो उनका वो तो नहीं होगा। तो हमको समझ में आया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी। तो इसलिए हमने अपनी संस्था बनाई। अक्सर हमारे वो कांत में जो लड़के हैं ना, वो अपना काला वाला खड़ा करके पान की दुकान के सामने सिगरेट विगरेट, और वो हीरो अपना बन के करते थे, और शक्ल देखते थे शीशों में, या कैंटीन में बैठ के चाय गपशप करते थे। तो हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो अपने आप को हीरो समझते थे। हमने कहा कि अगर आपको रियल हीरो बनना है तो आप हमारे साथ आइए, और इससे कोई फायदा नहीं होगा, और हम आपको जो है नाटक करते हैं, हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, और नाटक करेंगे, उसमें एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, और बाकी सब जो है हम लोग मिलजुल करेंगे। तो इस तरह संस्था बनाई और 15-20 लड़कों को इकट्ठा किया। भाई उस समय लड़की वड़की आपने उस नाटक में लड़की कोई रखी नहीं थी, क्योंकि पता था कि लड़कियां कहाँ ढूंढेंगे, तो लड़कों को लेकर के नाटक किया था। हाँ, तो वो बहरहाल वो नाटक जो है हमने तैयार किया, और वो गांधी शताब्दी का ही वो 25 साल पूरे हो रहे थे, उसमें वो नाटक किया था, बापू की हत्या जारी बार। और वो पहला हमारा शो था, और उसके वो काफी अच्छा हुआ। उसके 2-3 शो किए। उसके बाद दूसरा नाटक हमने हमारे कांत में वो प्रयाग में शिवाला है, वो वैष्णव संप्रदाय या कल्ट का मंदिर है, तो आचार्य रामानुज के उसका है ना। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम ये आचार्य रामानुज पर एक नाटक लिखो। तो उन्होंने हमको मटेरियल दिया और हमने पढ़ा, और हमने वो किताब जो है हमने आचार्य रामानुज नाटक जो है वो लिखा उसी समय, आचार्य रामानुज, और जिसको उन्होंने पब्लिश भी किया। फिर वो उस नाटक को क्या हुआ था कि हमने मंचन भी किया। उस समय हमारे साथ में इस नाटक में 3 महिला पात्र भी थी। तो हमने जो है सोचा कि बाकी लड़के तो हो गए थे, अब लड़कियां भी जुटानी है, और पैसे ऐसे तो हम लोग इकट्ठे कर ही लेते थे, ब्रोशर करके टिकट से करके सब लोग मिलकर कर लेते थे। तो एक गर्ल्स कॉलेज था, जुहारी गर्ल्स कॉलेज, जुहारी देवी गर्ल्स कॉलेज। तो वहाँ की प्रिंसिपल से हम लोग मिले और कहा कि ये नाटक हम लोग तैयार किया है, और इस नाटक को के मंचन के दौरान
ये जो हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं, अमृतलाल नागर हैं, भक्ति वर्मा हैं, सोमलाल द्विवेदी हैं, ये जो है वो लोग आएंगे। ये किताब छप चुकी थी और ये पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जो सरस्वती के संपादक थे, भैया साहब कहते थे, उनको ये किताब समर्पित की गई थी। और ये मंचन ये तय हुआ था कि मंचन किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा, वही किताब समर्पित की जाएगी और यहाँ पर भक्ति चरण वर्मा और नागर जी और सबको बुलाया जाएगा। तो ये सब तय था प्रोग्राम। तो उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने प्रेयर में अनाउंस कर दिया कि भाई नाटक होने वाला है, जो भी लड़कियां इसमें इंटरेस्टेड हो आ जाए। कई लड़कियां जो है उसमें निकल के आ गई, 10-12 लड़कियां। उसमें से हमने ऑडिशन करके 3 लड़कियों को अपना ले लिया और हम लोग नाटक किया और वो मंचन किया मेडिकल कॉलेज कानपुर में। और बाकायदा उसमें पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जो है उनको उन्होंने उनको समर्पित किया गया और उन्होंने उद्घाटन किया था, समर्पित भी किया गया। और भक्ति चरण वर्मा जी आए, सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्र कवि और अमृतलाल नागर जी भी आए। तो इन लोगों की प्रेजेंस में वो नाटक हुआ। तो इस तरह से फिर हमारी संस्था जो है अच्छी प्रतिष्ठा भी उसकी हो गई। उसके बाद हमने अंधेरे की राही लिखा नाटक, फिर हमने सिंहासन खाली है नाटक लिखा। अच्छा, हमारे मन, क्योंकि उस समय एवं इंद्रजीत, खामोश जारी है, आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटक या इस तरह के अच्छे अच्छे नाटक आ रहे थे। तो हमको लगता था कि हमको भी कोई ऐसा नाटक लिखना चाहिए जो कि वाकई में कुछ हो सके। तो रात दिन हम सोचते थे कि हम क्या करें, क्या सब्जेक्ट करें। तो हमारे दिमाग में वही बार बार आता था कि कुर्सी के लिए किस तरह से प्रलोभन देते थे, तरह तरह नारे, ये ऐसा बताओ, गरीबी बताओ, तंत्र पर नहीं क्या क्या। तो वो हम बार बार प्रलोभन, नारे 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 और जनता को बेवकूफ बनाने के इल्जाम और सिर्फ रंगीन टोपियां और सबके नारे। तो हम और कुर्सी के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हमने नाटक सिंहासन खाली है लिखा। जब नाटक हमने लिखा तो वैसे तो हम अपने नाटक लिख रहे तो कर रहे थे, हमारी संस्था हो गई थी। और लेकिन हमको लगा कि हम खुद ही नाटक लिखें, खुद ही करें, तो ये कोई बात नहीं। इत्तेफाक से जब नाटक लिखने का मजा तब है जब नाटक कोई और करे, हम लिखें तो इत्तेफाक से वहां पर कांत में दर्पण करके संस्था थी, जो दूसरी संस्था जो एनएचडी से लोगों को बुलाया करती थी अपने पेज डायरेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने जो है अलकाजी को भी बुलाया था, कारण को भी बुलाया था और बंसी कौर को बुलाया था। तो बंसी कौर उस समय आए थे और वो उनके साथ गोरकी का कोई प्ले मदर या कुछ कर रहे थे। तो हम हमसे मिले बंसी से और हमने उनसे कहा कि ये हमने नाटक लिखा है तो आप देखिए। तो उनका ठीक है। तो नाटक हमने उनको पढ़ के सुनाया। उनके जो सतमूर्ति थे वो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। तो उन लोगों को नाटक पसंद आया। बंसी ने कहा कि भाई मास्टर साहब ये नाटक हम करेंगे। हम तो उनको प्रोफेसर सतमूर्ति को मास्टर साहब कहते थे। तो मास्टर साहब ने कहा कि देखो भाई, उस दर्पण के नाम से उनका संस्था थी। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये लखनऊ में करेंगे तो यहाँ पॉलिटिक्स होगी और इसलिए इसको नाटक को हम करेंगे लखनऊ में दर्पण से, लखनऊ दर्पण से। लेकिन उनको ये नहीं बताएंगे कि ये नाटक सुशील का है। हम उनको बताएंगे कि नाटक साउथ के किसी लेखक का है ना। और क्योंकि जब बताएंगे तो फिर वो कोई कुछ कहेगा नहीं, और बताएंगे सुशील का है तो पहले नागौर से कोड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये करेंगे। तो उन्होंने बाकायदा वो लखनऊ में आकर के, दर्पण लखनऊ में आकर के उन्होंने बस्ती कॉल में नाटक शुरू कर दिया और बताया ये केरल के एमएल चेट्टियार का नाटक है लिखा हुआ। केरल के एमएल चेट्टियार का नाटक है और जी तो वो किया गया। अब बाकायदा वहां पर जो है जो उनके दर्पण के बड़े बड़े कलाकार थे तो वो सब उसमें भाग ले रहे थे और वो नाटक तैयार होने लगा। करीब 15 दिन बाद प्रोफेसर सतमूर्ति जो थे माँ साहब, हम लोग कहते थे, तो वो आए हमसे बोले कि भाई बोलो, चलो भाई तुम्हारा नाटक देख के आते हैं, रिहर्सल कैसा चल रहा है। तो बाकायदा हमको लेकर के वहाँ लखनऊ आए और जहाँ रिहर्सल प्लेस थी 5 बजे से रिहर्सल था, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो जब हम गए तो फिर रिहर्सल शुरू हुआ। तो बाकायदा जो है वो नाटक जो है पूरा रिहर्सल देखा तो बहुत अच्छा था। बंसी ने नरेट किया था। नाटक का रिहर्सल जब खत्म हुआ तो सभी तारीफ कर रहे थे, अरे चेटियार साहब ने क्या नाटक लिखा है, चेटियार साहब तो क्या गजब का नाटक लिखा है। तो वैसे सतमूर्ति सिगरेट पीते थे, यूं यूं छुट्टा खाते थे और कुछ देर तो पीते रहे, 2-3 फूंक, फिर बोले कि बंद करो ये बकवास, ये नाटक इसने लिखा है, इसने सुशील कुमार सिंह ने, है ना। वहां सन्नाटा छा गया। बहरहाल अब कुछ नहीं मिलता था और वो क्योंकि नाटक के शो सब कुछ तय हो चुका था, पब्लिसिटी और सब हो चुका था, नाटक ठीक लग ही रहा था। तो बहरहाल उसके बाद नाटक हुआ। तो उसके बाद दर्पण ने उसके बहुत नाटक शो किए। दर्पण ने उसको, बंसी ने उसको फार्सिकल स्टाइल में किया था। हमने उसको फिर अपने संस्था में भी किया, प्रतिध्वनि में। और हमने जो
जिस अंदाज में हमने लिखा था वो किया। बहरहाल उस नाटक को जो है इसके पहले जो है फिर नाटक जब लिख गया तो इसके पहले हमारी दो जो हमारे तिवारी थे उन्होंने आचार्य रामानुज छापा था, और कानपुर के ही एक साप्ताहिक निकेतन थे, उन्होंने हमारे बापू के अत्याचार भी छापा था, बापू के अत्याचार बाग, और आचार्य रामानुज का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया। हमने सोचा कि ये यहाँ पर करने के बजाय दिल्ली चलते हैं, वहाँ पब्लिशर की बात करते हैं। तो हमने अपनी सिंहासन खाली की स्किप ली और हम दिल्ली आ गए, और हमको हमें पता था किताबों में एड्रेस दे करके, तो दरियागंज कांसाई रोड वगैरह में थोड़ा सा बस से उतरे और वहाँ उतरे खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। तब तक एक सज्जन और वहाँ पर खड़े थे, उतरे तो बोले भाई क्या किससे मिलना है। तो हमने उससे बताया कि भाई मैंने नाटक वाटक लिखा है और इसके शो भी हुए, सब कुछ हुए, हम चाहते हैं पब से कोई अच्छा सा मिल जाए। तो बोले तुम सामने वो शर्मा जी हैं उनके यहाँ चले जाओ। तो उन्होंने बताया कुछ और बताना, हमारा रेफरेंस दे देना। तो वहाँ पर चले गए। तो बाकायदा उससे वो मिश्री लाल शर्मा थे, उनका अपना साहित्य सहकार कुछ करके प्रकाशन था, उन्होंने जो उसको से बात हुई, तो ये हुआ कि ठीक है नाटक छाप देंगे। फिर बात हुई रॉयल्टी वाल्टी, हमने कहा भाई रॉयल्टी वाल्टी, तो हमने कहा भाई हम बोले 10% देंगे हम रॉयल्टी। तो हमने कहा नहीं, हमको 15% रॉयल्टी में देंगे। तो उनका ठीक है, हमने कब तक छप जाएगी, उन्होंने 1 महीने में छप जाएगी। फिलहाल किताब छपी 1 महीने में, और सिंहासन खाली है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, ये दोनों नाटक एक साथ छप के आए। तो इस तरह दिल्ली में हमारा जो है ये वहां से पब्लिकेशन हुआ। बाद में ये आपस में बंटवारा कुछ हुआ उन लोगों का, तो वो लिपि प्रकाशन के पास चली गई किताब हमारी। बहरहाल जब हम एनएचडी में, जब एनएचडी का काम हमने देखा वहाँ पर कानपुर में अपने, तो हमको लगा कि हमें एनएचडी जाना चाहिए। बंसी जी से हमने थोड़ी बहुत जानकारी जो लेनी थी ली, और हमने एनएचडी में अप्लाई किया। एनएचडी में हमारा जो है जब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ अलकाई साहब थे, नेमिसन जैन थे, और भी दूसरे जो वहाँ के प्राध्यापक थे वो लोग थे। उस समय हमारे 4 नाटक छप चुके थे। सिंहासन खाली है, आचार्य रामानुज, अंधेरे के राही और बापू के अत्याचारी भाई नाटक छप चुके थे, और हमारा नाटक बंसी कौल डायरेक्ट कर चुके थे, और उसके 15-20 शो भी कर चुके थे, और वो जो है दिनमान और सारिका और दूसरी मैगजीन में उसके रिव्यू भी आ चुके थे, है ना। तो हमने जब इंटरव्यू में अपनी किताबें वहाँ सामने रख दी, भाई ये कुछ नाटक हमने लिखे हैं, और जो हमने नाटक डायरेक्ट भी करते रहे हैं, कुछ सारे रख दिए दोस्तों उनके पास, कटिंग प्रेस रख दिए। तो सब लोग देखने लगे। नेमी जी ने पूछा कि भाई आप तो खुद ही लेखक हैं, फिर आप यहाँ क्या करेंगे। हमने कहा सर कुछ और भी सीख करके कुछ बढ़िया लिखेंगे, बढ़िया काम करेंगे। बहरहाल जो है फिर उन्होंने पूछा हमसे कि अलकाई साहब ने पूछा कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले तो क्या आ पाएंगे। हमने कहा फिर नहीं आ पाएंगे। बोले फिर क्या करेंगे। हमने कहा फिर क्या जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो हमने कहा हम अपना जो वहाँ काम जो थिएटर कर रहे हैं वो करेंगे, और बाकी पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ग्रेजुएशन हम कर चुके थे। बहरहाल हमारा सिलेक्शन हो गया, स्कॉलरशिप मिली, और 3 साल फिर एनएसडी में गुजरे, अच्छे गुजरे। तो वो ये अलग किस्सा। तो इस तरह से नाटक जो है लिखते एचडी के दौरान जो है हमने वहाँ पर 4 यारों की, उसके पहले नागपाश हमने वहाँ एनएचडी में लिखा था, क्योंकि जो पॉकेट मनी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। गुड़गांव में वो हरियाणा में जो है एक इंटर स्टेट गांव फेस्टिवल हुआ करते थे। सर बहुत सारे सूर्य मोहन जी हैं, सुमन जी हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे आपके स्टूडेंट हैं, मैंने कहा बीच में बता दूं आपको, तो आपको लोग नमस्कार बोल रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। जी सर। जी आप सभी को धन्यवाद, और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार, और आप सबका स्वागत और धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी सर। जी जी सर, आप कुछ बता रहे थे सर। जी जी जी। तो वहाँ पर जो है अक्सर क्या होता कि 400 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। हमारे सत्यमूर्ति जी ने हमको जो है वहाँ पर जेके वालों से दे करके हमको थोड़ी सी एक स्कॉलरशिप और दिलवा दी थी। वो 50 रुपीज़ की थी। फिर भी जो है पैसे तो थोड़ा जरूरत होती थी। तो वहाँ पर हरियाणा में वहाँ पर इंटर स्टेट कंपटीशन हुआ करते थे। तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज के लोग हमसे संपर्क उन्होंने किया और कहा कि आपका सिंहासन खाली यहाँ पर काफ़ी हुआ है और हमेशा बेस्ट आया, आप वैसे ही कोई बढ़िया नाटक करिए। तो उन्होंने हमको बुलाया और हमने उसमें नागपाश किया। वो नागपाश जो था फिर वो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लेखक और बेस्ट एक्टर करके सब ले आया, है ना। इसके बाद हमने एक नाटक और लिखा था, आज नहीं तो कल, जब जब इमरजेंसी के बाद जनता सरकार आई तो फिर सब ले आया। इस तरह से हमारा। अच्छा, ये एक बड़े मजेदार बात ये है, जब नागपाश हमने लिखा और तब सारे नाटक जब वो सारा वो लेके आ गया,
तो उस समय एक ये हुआ कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो बड़े अति उत्साह में वहाँ के कमिश्नर और सबने मिल करके हमारे नागपास को गुड़गांव के स्टेडियम में उसका स्टोर रखवा दिया, स्टेडियम में, जी जी स्टेडियम में, जी जी ठीक जी, है ना। स्टेडियम। और हाँ वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और सब कुछ थे और तमाम था। तो उसमें हमारे उस शो में अशोक भगत साहब थे, वो हमारे उसके लाइट और जमील साहब थे, ये लोग लाइट और सेट वगैरह का हेल्प कर रहे थे, म्यूजिक की हेल्प कर रहे थे, और प्ले चल रहा था। जैसे ही नाटक स्टेडियम, पूरा स्टेडियम भरा था खचाखच, है ना, 15-20 हजार से ज्यादा लोग पब्लिक होगी इसमें। और जैसे ही नाटक शुरू हुआ तो एक तरफ से इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद और चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, ऐसे नाटक नारेबाजी लगी, काफी मतलब शोर शराबा नाटक में लगी। जब नाटक शुरू हुआ तो हमारे पास हम लाइटिंग के पास में खड़े थे, तो तब तक कोई आया कि चपरासी कि वो सर प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो हमने कहा बाद में आएंगे, अभी तो उन्होंने नहीं सर अभी बुलाया। तो बहरहाल हम जो है हमने उनको अशोक जी से कहा कि भाई अभी जरा तो वहां पर जाकर के किसी तरह से हम पहुंचते हुए भीड़ को अगली कतार में भी कुछ सिर झुका करके घुसते घुसते, नाटक चल रहा था और नारेबाजी चल रही थी, हम किस तरह से जी पहुंचे। तो पहले प्रिंसिपल साहब पढ़े, उन्होंने बगल में दिखाया, तो हम इससे ग्लानी थी, वो कमी मिसेस उसकी वो कोई कमिश्नर थे, उनको पत्नी थी, उनको उन्होंने बगल में किया, फिर और किया, फिर उन्होंने मिनिस्टर, अल्टीमेटली हम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने हमसे कहा क्या नाम है आपका? मैंने कहा सुशील कुमार सिंह। ये नाटक आप ही कर रहे हैं, ये आप ही करा रहे हैं सब? हमने कहा आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? हमको समझ में आया कुछ गड़बड़ है। हमने कहा सर आप पूरा नाटक देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। और हम फटाफट वापस आए झुकते हुए, और अपने जाकर के उनसे कहा, अशोक जी से, अशोक सागर भगत जी से और जमील से, कि नाटक खत्म होते ही तुरंत भाग लेना, इंतजार मत करना कि लोग ताली बजाएंगे और कुछ कुछ होगा, है ना, हम भाग रहे जी हैं, समझे, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। जी तो उसके बाद था हम जिस तरह से वहां से भागे, भाग करके वहां पर बाउंड्री थी स्टेडियम की, वहां पर कहीं से ईंटे ईंटे ढूंढ करके, दरवाजे पता नहीं था कहाँ है, किस तरफ गेट समझ नहीं आया देरे में, तो ईंटे ईंटे इकट्ठा करके बाउंड्री पार करके भागे, बाहर कहीं कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा मिला, रिक्शे से बताया कि हमें दिल्ली वाली बस पकड़नी है। उसने हमको लेकर के देखा तब वो दिल्ली बस जा रही थी, उसने बताया ये बस किस तरह से रोका, रुकी चौराहे के पास, हम उससे बैठे और दिल्ली आगे के होस्टल में भैया लेट गए। सुबह जो है अशोक जी ने बताया कि वो तो पूरा स्टेज जो है पुलिस वालों ने घेर लिया, तो सब ढूंढ रहे थे आपको, कहाँ गए, सुशील कुमार सिंह कहाँ है, सुशील कुमार सिंह, अच्छा हुआ भागा है, और हम लोग भी भाग रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे जी पीछे इंटेलिजेंस लग गई, इंटेलिजेंस लग गई। उधर क्या हुआ कि पटना में एक साहबान ने जेपी के जन्मदिन के अवसर पर एक नाटक दिया था, सिंहासन खाली है, और वो उसको बीच में रोक दिया गया, वो उस समय इमरजेंसी का दौर था। और जी कलकत्ता में बद्री प्रसाद करके कोई सज्जन थे, कला संगम करके कोई संस्था थी उनकी, तो उन्होंने 25 शो प्लान किए थे, और 25 शो प्लान किए थे, तो वहां पर जो है उसके 4 शो बाद उसके बंद कर दिए गए थे। तो वो इमरजेंसी का दौर था, उस समय हम शायद सेकेंड ईयर में आ गए थे। तो क्या हुआ कि हमारे घर में बार बार पुलिस आ रही थी, जगह जगह से इंटेलिजेंस होकर के घर में पुलिस आ रही थी, और वो खोजबीन कर रही थी। घर से हमारी माता की उसमें मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, तो वो कहीं जी से उनको पता लग कहीं फोन आया, कहीं चिट्ठी आई कि भाई तूने क्या कर दिया, जो यहाँ पर जो है पुलिस आ रही बार बार, ऐसी ऐसा कुछ हो रहा है। तो साथ में हमको अलकाई साहब ने बुलाया एक दिन कि भाई देखो, ये तुम जो कुछ करना है वो बाद में करना, लेकिन अभी तुम अपना डिप्लोमा पूरा करो आराम से, और ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये वहां से हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग आ रहे हैं, तो हमने अभी तो उनसे कह दिया है कि भाई यहाँ पर इस तरह का कोई बंदा नहीं है, और ये ऐसे तो वहां पर कलकत्ता में है जो ये इस तरह के नाटक लिखने वाले लोग, तो उन्होंने तो ड्राइवर कर दिया। बाद में अलकाई साहब ने अपने ढंग से उसको सेटल किया इस मसले को, और वरना हम तिहाड़ जेल में होते। और इधर जो है हम जब कानपुर में घर पहुंचे, तो हमारे जो वहाँ के डीवी इंटर कॉलेज में, डीवी कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़े थे, वहाँ हमने प्रे भी किया था उनके लिए, उनकी सोलह जुबली फंक्शन में। तो वहाँ के जो चेयरपर्सन थे, जिनका डीवी संस्थान था, वीरेंद्र, श्री वीरेंद्र स्वरूप चंद्र बाबू, वो उसमें चेयरमैन थे यहाँ के विधानसभा के। जी तो उनसे हम मिले और बताया कि इसके साथ लफड़ा हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तू जा, हम देखेंगे। फिर उन्होंने यहाँ से ठीक किया और अलकायदा वहां किया, तो हम बच गए, वरना जो हमारे हाल चाल क्या होते तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये सब हो रहा था। बाद में एनएसडी में भी कुछ बड़े दिलचस्प किस्से थे। जी वहाँ पर अलकायद साहब, जब हम जो है वहाँ पर अलकायद साहब जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो सिगरेट थोड़ा पिया करते थे। और एक बार क्या हुआ कि
क्या क्लासरूम में जैसे अलकाई साहब का क्लास खत्म हुआ तो हम थे, सबीना जी थी, रवि सर थे, हम सिगरेट निकाल लिया करते थे। जी तो भाई जी एक सिगरेट हम जैसे अलकाई साहब गए हमने सिगरेट निकाली, तब तक अलकाई साहब ने दरवाजा खोला और बूढ़े आई डोंट स्मोक इन द क्लासेस, क्लासेस है ना क्लास। तो अच्छा उन्होंने उनको नहीं देखा, हमको देखा तो हमसे ही कहा। फिर उसके बाद था वो चले गया, हमने जब तो चले गए तो फिर सिगरेट बर्बाद करनी, फिर हमने लगाया तब तो फिर अंदर आए। तो उन्होंने कहा कि मीट मी इन माय रूम एट 2 है ना। हम बहरहाल हमको लगा कि अब जो है गया काम से, तो ऐसा हम निकाल बाहर करेंगे। तो बहरहाल हम वहाँ पर वहाँ पर जमीन भवन में चौथे तल्ले माले पर वो उनका हम लोग का लगता था और उनका ऑफिस था। तो वहाँ पर गए अलकाई साहब पास, हम झाँक के देखा तो हमने कहा मियाँ की मिस्टर, वो अपना वहाँ पे लैम्प की रोशनी में अपना काम कर रहे थे, उन्होंने इशारा किया हमको ले गया। कुछ देर तो वो बैठे ही और कुछ करते रहे, हमको लगा कि ये हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं, अभी कुछ कहेंगे। लेकिन वो कुछ देर बाद जो है उन्होंने कहा कैसा लग रहा है आपको स्कूल में और हॉस्टल कैसा और क्या है, वो बड़े लाइट बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि अभी अभी इधर बात कर रहे हैं, अभी मुद्दे पर भी आएंगे, तो और अभी ये अभी हड़काते हैं या निकालेंगे सारे कुछ करेंगे। तो क्या हुआ कि ये लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अलकाई साहब ने कहा कि आप नाटक लिखते हैं, हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे कुछ एनएसडी पर अक्सर ये लगता है, आरोप लगता है कि हम जी अंग्रेजी प्रेस करते हैं या अंग्रेजी टाइप ज़्यादा करते हैं ना। तो इस तरह जी से उन्होंने जी कहा। तो क्या हम एक संस्कार प्ले करना चाहते हैं, तो कौन सा करना चाहिए हमें? हमने कहा जी क्या शकुंतलम करिए। बोले नहीं, हम जी नृत्य कटकम करना चाहते हैं। तो जी हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वही करिए। तो जी लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें समस्या ये है कि उसका एक अनुवाद अच्छा नहीं है। जो अनुवाद जी हैं उन सबकी भाषा एक सी है, राजा हो या उसका नौकर हो या विदूषक हो, सबकी भाषा एक सी है। तो उसका एक नया जी वर्जन तैयार करना चाहते हैं और उस नए वर्जन में हम चाहते हैं कि एक नया आलेख तैयार हो मिट्टी की गाड़ी का, तो आप कर जी पाएंगे? हमने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। बोले कि हम चाहते हैं कि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज जो है उनके उसके हिसाब से एक कास्मोपॉलिटन सिटी में जिस तरह से तरह तरह के लोग होते हैं और तरह तरह की बोलियां और भाषा में रहते हैं, तो या जिस तरह का क्लास होता है उससे बोलते हैं, तो उस तरह से हम उसका वर्जन चाहते हैं। तो कर पाएंगे आप? हमने कहा हाँ कर पाएंगे। बोले कितने दिन लगेंगे? हमने कहा कम से कम महीना डेढ़ महीना तो लग जाए। बोले नहीं, हमें 15 दिन के अंदर चाहिए। जी तो हमने कहा सर फिर आपको कुछ सुविधा देनी पड़ेगी। बोले क्या? हमने कहा देखिए, पहली बात तो हमें सारे क्लासेस से छुट्टी दिला दीजिए, एग्जाम कर दीजिए क्लासेस। जी दूसरी बात ये है जी कि हम डॉर्मेट्री में रहते हैं, वहाँ पर 8 लोग हैं तो 8 लोग आते हैं कुछ अपने अलग अलग गुट में, तो हमको एक रूम दिला दीजिए, हम उसमें कर लें। तीसरी बात ये कि आप आपकी लाइब्रेरी से हमको जितनी किताबें हमको लेनी हो एक बार में हम ले लें, बार बार वहाँ जाना ना पड़े, तो सिर्फ 2 ही किताबें मिलती हैं एक बार में। तो उनका ठीक है। उन्होंने तुरंत अपने पीओ बुला करके कुछ ऑर्डर टाइप कराए और हमसे कहा कि जाइए आप अपनी तैयारी कर लीजिए, हम शाम को आएंगे 5 बजे आपको पिकअप करेंगे, मतलब शाम को 5 बजे हम आपको आएंगे। जी और उन्होंने कहा कि देखिए ये हमने आपको क्लास से एग्जाम कर दिया और ये किताबें जितनी मर्जी लेना ले लीजिए, लेकिन आप हमारे घर में हमारे साथ रहिए और वहाँ जी पर हम लोग तो निकल जाते हैं, हम तो ऑफिस आ जाते हैं और उमा जी हैं वो भी अपना ऑफिस चले जाती, संगीत नाटक अकेडमी की। तो वहाँ घर खाली पड़ा रहता है और आपको एक रूम मिल जाएगा अटैच बाथरूम के साथ और खाना पीना सब कुछ रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ आपकी सुविधा होगी। हमने उनसे बहुत कहा कि क्योंकि हम संकोच में, हमने कहा कि पता नहीं और साथ में कहाँ फंस जाएंगे तो हमने कहा कि सर हॉस्टल में कोई रूम दिला दीजिए। तो कहा नहीं नहीं डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तैयार होइए, अपने शाम को तैयार रहिएगा। हम ये सब करते करते किताबें लेते क्या करते और अपनी तैयारी करते हुए, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ लाना नहीं, अपने कपड़े लगते लीजिए और किताबें लीजिए, बाकी कुछ मत लाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। तो हम अपनी सब तैयारी कर ही रहे थे, तब तक 5 बज गया और बच्चन सिंह जो हमारे चौकीदार थे वहाँ पर हॉस्टल के हेली रोड में जो था हॉस्टल, तो वो आकर के कहा साहब 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 बुलाते हैं। हम जो वहाँ से अपने लदे फंदे किताबों से और अपने बैग और कपड़े लत्तों से झोले जम्पर से वहाँ से पहुँचे बाहर दान के पास, तो देखा कि अलकायदा खड़े थे और उनको घेर करके सारे लोग हमारे सीनियर जूनियर सभी थे उसमें। शेखर वैष्णव जी थे, दाज अब्बर जी साहब थे, हमसे सीनियर थे, अजीत बच्चानी थे और भी बहुत से लोग थे। तो अलकाई साहब ने हमको देखा
तो तुरंत आगे बढ़ करके उन्होंने किताबें संभाली और कुछ हेल्प की। और उसके बाद था वो उन्होंने धीरे से उन्होंने मुड़े और उन्होंने कहा कि आई एम किडनैपिंग सुशील कुमार सिंह, और वो हमको लेकर के अपनी गाड़ी में उनको बिठाया और चल दिए। रास्ते में लाइट बातें करते रहे और तरह तरह हल्का हम बड़े टेंस थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या मुसीबत होगी, क्या इतने टेंशन में क्या लिखेंगे। बहरहाल अलकाई साहब से एक बेकरी दुकान में गए, वहां से कुछ अंडे लिए, ये लिए, ब्रेड ब्रेड लिए और कुछ मक्खन उक्खन लिया, जो जरूरत सामान था। घर पहुंचे। घर जो उनका था निजामुद्दीन में फ्लैट, सीढ़ियों में घुसते ही जो है वो बड़े छोटे अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग लगी थी। ऊपर जाकर के डाइनिंग रूम पहुंचते हुए लगता था किसी आर्टिस्ट का घर है, और तमाम पेंटिंग तो सब कुछ डाइनिंग रूम में बिठाया और उन्होंने हमको हमारा रूम दिखाया। और अच्छा सा बढ़िया रूम था, अटैच बाथरूम हमने सब रखे। और हमने सर अच्छा शुरू करते हैं, बोले नहीं तब बैठो। तो उन्होंने चाय वाय पिलाई, सब चाय पिलवाई और बाद में फिर ये ड्रिंक्स विंक्स भी थोड़ी सी रखी और ये खाना वाना भी खिलवाया। रात में हमने कम से कम 15-20 पन्ने रात भर में लिखे वहाँ पर 15। और जब 15-20 पन्ने लिखे तब तक सवेरा हो गया, 5-8 बज गया होगा। किचन से कुछ आवाज बाहर से कुछ उठने की भी आवाज आ गई थी, खटर पटर कुछ आवाज आ रही थी बर्तनों की। तो हमने झाँक के देखा, हमें सोचा अलकाई साहब जग गए होंगे। तो हमने देखा तो अलकाई साहब ना वो गाउन पहने हुए, एक जो चाय का पैन होता नहीं है, चाय बनाने वाला पैन, वो जो है ना, उसको साफ कर रहे थे। हमने कहा लाइए शर्म करते हैं, माँ जी सो रही थी अब एक रूम में, तो वो साफ करते। तो हमने कहा लाइए शर्म करते हैं, बोले नहीं बैठो। उन्होंने हमको बिठा दिया। बहरहाल कुछ देर में चाय वाय वो ला करके उन्होंने रखी। उसके बाद जो है उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड जो होता नहीं है ग्रामोफोन में ऑन किया, ग्रामोफोन में सुई रखी और उसकी जो आवाज गिर की आवाज हल्की शुरू हुई। तब तक उन्होंने खिड़की की ये पर्दे खोले और खिड़कियां खोली। और जो पहली जो एक सुबह के रात का जो सितार के जो शुरू हुआ, उसके साथ ही जो है खिड़की से रोशनी आई, खिड़की से सूरज की रोशनी और सितार का जो बड़ा इतना टाइमिंग थी कि एक साथ रोशनी और उसके भैरवी के शुरू के उसके सब जो है उसके स्वर जो है आए। तो इतनी बड़े टाइमिंग। मेरा चाय जब पीने के बाद अलकाई साहब को हमने स्क्रिप्ट सुनाई तो अपनी 15 पन्ने, तो उनका दैट्स व्हाट आई वांटेड, है ना, दिस इज वेरी गुड। और मैं आज से रिहर्सल शुरू करने जाता हूँ। तो हमने कहा कि अभी मत करिए, हमको कम से कम 30-40 पन्ने फिर दीजिए। बोला नहीं नहीं नहीं, डू योर वर्क और हम शुरू करते हैं। बहरहाल वो तो चले गए। अब हम दिन भर जो था हम अकेले हम लिखते और पूरे घर में घूमते फिरते, छत पर सब यहाँ वहाँ ढूंढते। और साथ में उमा जी की सिगरेटें रखी थी वहां पर, उन्होंने बता दिया था कि ये सिगरेट रखी है, ये ड्रिंक्स रखी है, जो भी लेना हो लेना। तो सिगरेट मिल जाती। तो बहरहाल हमने ये सिलसिला था कि सुबह हमको 10-15 बंदे पकड़ाते थे और शाम को 10-15 पकड़ाते थे। बहरहाल इस तरह से वहाँ पर 15 दिन वहाँ पर अलकाई साहब पास रहे। बाद में फिर उसमें रंजीत कपूर और अनिल चौधरी साहब ने भी अपना योगदान दिया स्क्रिप्ट में। और वो कटकम या मिट्टी की गाड़ी, वो डबल कास्टिंग थी और हरियाणा और पंजाब में उसके करीब 30-40 शो हुए होंगे, 30-40 शो हरियाणा में और वहाँ पर घूम घूम करके ये जो है शो हुए। तो इस तरह से वो एनएसडी में अपना शुरू हुआ। सर क्या बाद में नौलखिया दीवान, सर किसी का प्रश्न है कि नौलखिया दीवान पुस्तक के रूप में कब मिलेगा, मतलब वो पुस्तक में बन गया है या नहीं नौलखिया दीवान नाटक आपका? पुस्तक में नहीं बना है, वो एक कला वसुधा करके एक मैगजीन थी उसमें छपा था, लेकिन पुस्तक में आ जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। वो अनिल कमले जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि नौलखिया दीवान कब मिल पाएगा। कौन पूछ रहे हैं? अनिल जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल 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 जी हैं, अनिल जी सर, अनिल जी हैं सर। जी अच्छा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। जी। तो वो उसकी किताब जल्दी आने वाली है और वो चाहेंगे तो हम भेज देंगे उनको, अगर वो चाहेंगे अपना पता वता देंगे तो हम भेज देंगे उसकी उसकी स्क्रिप्ट। ठीक है ठीक है सर, उसकी ठीक है, स्क्रिप्ट भेज देंगे अगर चाहेंगे तो, है। ठीक है। अच्छा जी।
जी। फिर इस तरह से वहाँ पर एनएसडी में चलता रहा। बाद में जो है जब हम थर्ड ईयर में पहुंचे, तो उस समय थर्ड ईयर में हमारा, अच्छा इस बीच जो है क्या था कि हमारा जो सिंहासन खाली है, और वो नागपाल जो था वो एक तरह से रोक लग गई थी उन पे नाटक की। तो थर्ड ईयर में जब हम पहुंचे तो उस समय था हमने नाटक लिखा चार यारों की यार, चार यारों की यार। जी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ आवाज रही आ है, रही है ना? आवाज आ आवाज रही आ है। रही है? जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। तो डिप्लोमा प्रोडक्शन था हमारा। तो डिप्लोमा प्रोडक्शन के लिए हमने अपना ओरिजिनल मौलिक नाटक लिखा चार यारों की यार, जी है ना? तो और बाकी जो हमारे साथी थे उन्होंने भी अपने छोटे छोटे नाटक लिखे थे। तो जब चार यारों की नाटक हमारा रिहर्सल चल रहा था, तो चार यारों की यार का रिहर्सल कौशिक थे उसमें, और हेमंत मिश्रा थे, और जी ज्योति स्वरूप थे, जी और हमारे जमील, और और जब हम भाई जी हमारा शो, हमारा एग्जाम होने वाला था जी। डिप्लोमा का, अलकाई साहब टहलते हुए आ गए हमारे रिहर्सल रूम में, हम्म, और अलकाई साहब ने कहा कि मुझे पूछा स्टूडेंट से कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने हमने कहा भाई क्लासेस, हमने कहा सर हमारा एग्जाम है, हम लोग का कैसे होगा? उन्होंने कहा देन डोंट डू द प्रोडक्शन। जी जी अलकाई साहब ने कहा डोंट डू द प्रोडक्शन। तो हमने कहा ठीक है, ओके आई विल नॉट डू द प्रोडक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़े, और जो फ्लैग व्लैग रखा था सबसे पहले उन्होंने कहा वहां पर करना है, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। तो वहां कर रहे थे, जी जो तो उसका जो फ्लैग था ना, उठा कर फेंक दिया, ओके आई विल नॉट डू द प्रोडक्शन। जी और सब जमा कर दीजिए, और हमें प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है? और हमने हो गया डिप्लोमा हमारा। उसके बाद हम कि नाटक देखेंगे, लेकिन हमने उनसे कहा कि यहाँ पर चक्कर हो गया, अब कोई नाटक वाटक नहीं होगा। बहरहाल कानपुरी है, जानते हैं आप, वो अपना बियर वियर लेके बैठ गए, तो थोड़ी बियर वियर पी ली गई। कुछ जब वहां पता लग तब तक सब सेट पेट उखड़ गया, तो फिर तब वहां कुछ स्कूल में हलचल मची। तो हमारे पास निभा जी आई, और कोई वो आप नाटक करिए, और अलकाई साहब जो है कह रहे अपना सेट लगाइए, है ना? हमने साफ मना किया, फिर भी जबरदस्ती जो है हमको उठा करके वो लोग ले गए वहां पर। तब अलकाई साहब वहां पर बैठे हुए कुर्सी में और सेट लगवा रहे थे दोबारा। जी तो हमको जबरदस्ती निभा जी और वो कुठारी मैडम थी, वो हमको दोनों तरफ से पकड़ के बैठे हुई है, और वो हमने कहा हम वो तब तक अशोक हमारे पास आके पूछा कि अलकाई साहब प्रेसिडेंट लगाओ, से लगाओ, क्या करें? हमने कहा कि फिर अलकाई साहब करें तो फिर अलकाई साहब का प्रोडक्शन होगा, हमारा नहीं होगा, हमसे मतलब नहीं है। मेरा अलकाई साहब तो चले गए। फिर कुछ देर बाद जो है ना, कुछ गुस्सा शांत वांत हो गया, फिर शो अगले दिन जो है उसका एग्जाम का हुआ। एग्जाम जब हुआ तो हम तो बाहर बैठे रहे, शो अंदर चलता रहा। जब शो खत्म हो गया, यानी जो अपने प्रोडक्शन हो गया, तो फिर हम अंदर गए। वहां पर एग्जामिनर के तौर पर रथी बार्सलोम थी, और वो जी फ्रैंक ठाकुरदास थे, अलकाई साहब थे, ये तीन लोग थे। तो जो हमारे एग्जामिनर थे फ्रैंक ठाकुरदास और रति जी थी, रति बार्सलोम, वो स्क्रिप्ट के बारे में सवाल पूछ रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में नहीं। हम जी डायरेक्शन जी के स्टूडेंट थे, जी डायरेक्शन के, तो वो डायरेक्शन प्रोडक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं हो रहा था, सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहे थे तमाम सवाल। तो हमने उनसे कहा माफ करिएगा मैडम, यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग का कोई डिप्लोमा नहीं होता है, जी तो अगर स्क्रिप्ट के बारे जी में कुछ पूछना है तो फिर ये बाहर पूछेगा,
यहाँ पर आपको डायरेक्शन प्रोडक्शन के बारे में पूछना पूछिए, राइट। उसके बाद था किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और इस तरह से हमारा खत्म हो गया एग्जाम। लेकिन जब जब 4 यारों की यार को कमानी ऑडिटोरियम में उससे कमर्शियल शो लगा दिए जी, 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए का टिकट शो लग गया वहां पर, है ना। और बाकायदा जो था कहानी ऑडिटोरियम में हाउसफुल होने लगा। लोग जो है माला लेके खड़े होते थे वहां पर कि कविता चौधरी निकले तो उनको माला पहना है। तो इस तरह से जो है वहां पर हमारा जो पूरा हुआ। और डिप्लोमा में 2 घंटे का जो हमारा ओरिजिनल नाटक था किया गया। तो इतना काम झंझट होने के बाद अलकाई साहब ने जी। तो अब इसके बाद आपको आगे जब हमारा डिप्लोमा पूरा हो गया, अच्छा अलकाई साहब ने क्या किया था कि उनको पता था कि ये खाली थिएटर से काम चलने वाला नहीं है अब, तो उन्होंने हम जी हाँ बोलिए जी सर, नेट की दिक्कत हो रही हाँ। थोड़ी सी। सर नेट की दिक्कत हो अलकाई रही है, साहब को आवाज था कि ये बहुत। थिएटर से ही काम। हाँ तो बताइए क्या। नेट की दिक्कत हो हाँ रही है सर। हाँ नेट की दिक्कत हो रही है, क्या करें जी, क्या। क्या हाँ उसको क्या करें बोलिए स्विच, उसको बदल सकते हैं क्या? जी। मोबाइल पे आ जाए या शायद कुछ हुआ है सर जिसकी वजह से क्या वो साफ किसी आ में नहीं रहा है। अभी तो कुछ नहीं हुआ यहाँ तो कुछ तो वाईफाई पर ही है। हाँ लेकिन सर आपकी आवाज, नहीं चेहरा साफ नहीं आ रहा है सर। अच्छा सर बोलिए सर एक बार। जी हाँ हेलो 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 हाँ जी, आवाज हेलो आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है हेलो सर। हेलो आवाज आ रही है सर। सर आवाज आ रही है सर। हेलो आवाज आ आ रही रही है। है सर। जी ओके सर, ओके जी सर। जी अच्छा बाकी ओके 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 तो जब हमारा लॉ पूरा हो गया। अच्छा हाँ हमें थिएटर से ही भला नहीं हो सकता है, इन इन स्टूडेंट्स को दूसरे माध्यमों से भी परिचित कराती है। तो उन्होंने हमारे रेडियो से भी वर्कशॉप करा था और फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में भी हमारा बैच जो पहला बैच था जो कि वहाँ पर उन्होंने भेजा करीब 3-4 महीने के लिए। और वहाँ से जो है हमारी ट्रेनिंग हुई कि फिल्म और टेलीविजन का भी हमें जानकारी हो, वहाँ भी जाकर के हम लोगों ने मतलब किया। जब वहाँ से जब हम लौट करके अपने घर आए तो हमको जो है उस समय वहाँ पर जो डीन थे फिल्म इंस्टीट्यूट में टेलीविजन के मिस्टर साधन मलिक, वो फिर दिल्ली जी टीवी में डायरेक्टर हो गए थे। तो उनका टेलीग्राम हमारे पास आया कि भाई सुशील तुम आ जाओ यहाँ पर और कुछ करो आकर के। उस समय तक जो है फिल्म कैमरे से ही आउटडोर शूटिंग हुआ करती थी ज़्यादातर, और इलेक्ट्रॉनिक कैमरे आए थे जिनका कोई उपयोग नहीं होता था। जी तो साधन मलिक ने हमसे कहा कि तुम इस पर कोई सीरियल बनाओ, जो 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 इलेक्ट्रॉनिक कैमरे हैं इन पर सीरियल बनाओ। तब हमने जो है एक सीरियल शुरू किया, खबरें बोलती हैं। ये जी सीरियल वीकली था और इस वीकली सीरियल में आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे अखबारों में अक्सर कोई ना कोई दिलचस्प खबर होती है जिसको पढ़ करके हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी जैसे सर। मूर्ति को के साथ घंटा चुरा ले गए, मूर्ति के साथ जी घंटा चुरा ले गए, है ना। या और तमाम तरह की खबरें होती थी। तो बाकायदा जो जी था हम लोगों ने सीरियल शुरू कर दिया। और इस सीरियल में जो है हमारे जो एनएसडी के साथी थे नए पुराने वो सब काम करते थे। तो वो सीरियल चलता था। उसके बाद फिर हमारा एक सीरियल शुरू हुआ शेख चिल्ली करते रहे। फिर वो भारत की लोक कथाएं वो सीरियल चलता रहा। इसी दौरान जो है हमारा कुछ कोई पोस्ट निकली थी प्रोड्यूसर की, तो हमने प्रोड्यूसर की पोस्ट पर अप्लाई किया था। तो हमारा सिलेक्शन उसमें हो गया था और हमारी पहली पोस्टिंग जो है जयपुर में हो गई थी। तो जयपुर से हम यहाँ पर दिल्ली लखनऊ आ गए थे। लखनऊ जब आए तो इस समय यहाँ पर 4 सीरियल चल रहे थे और यहाँ पर जी ये था कि प्रोग्राम मीटिंग हुआ करती थी और कहा जाता था कि ये बड़े खराब प्रोग्राम हो रहा है, खराब प्रोग्राम हो रहा है। एक नौटंकी का होता था, एक मजमा होता था, एक कुछ और होता था, क्या होता था जो भी। तो इस तरह से वहाँ पर एक नए डायरेक्टर आए थे ताराई साहब। हर रोज मीटिंग में यही होता था कि भाई ये बड़े खराब प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने कहा कि भाई जब ये इतने खराब प्रोग्राम है तो आप बंद करिए इनको। तो तातारी साहब जी जो उसमें डायरेक्टर थे हमारे दूरदर्शन के लखनऊ के, तो उन्होंने कहा कि हाँ इनको बंद करना चाहिए और वो सारे सील बंद हो गए। उसके बाद
उन्होंने हमसे कहा भाई चलो हम लोग कुछ नया शुरू करते हैं। तब हम लोगों ने बीबी नाथी वाली प्लान किया और बीबी नाथी वाली किया। और बीबी नाथी वाली ने जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बना हुआ था लखनऊ में, पहले तो इंडिविजुअल सेंटर्स में चला, दिल्ली टीवी में, बम्बई में, जलंधर में। जब जलंधर से टेलीकास्ट हुआ तो करीब 4-5 हजार खत आए वहां से, श्रीनगर से। जब नेशनल टेलीकास्ट शुरू हुआ तो नेशनल टेलीकास्ट पर पहला सीरियल जो था वो था बीबी नाथियों वाली। इस सीरियल को जापान में और मॉरिशस में भी दिखाया गया। उसके बाद फिर ये और भी गमन जमाने में हम लोग ये सब शुरू हुए। हम लोग करने के लिए हमको ही बुलाया गया था, लेकिन वो हमारा ट्रांसफर कर रहे थे लखनऊ से। हमने कहा कि जब हम बीबी नाथी कर सकते हैं तो वो भी वही करेंगे दूसरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें यही आना पड़ेगा दिल्ली में। तो हमने कहा फिर हम नहीं करेंगे, हमने मना कर दिया था, है ना। तो इस तरह से था। तो हम यहाँ लखनऊ में अपना रहे। बाद में अपना साथ साथ लखनऊ में हमने दूरदर्शन में बहुत से सीरियल और टेलीफिल्में और डॉक्यूमेंट्री सब बनाते रहे। फिर 99 के पास 1999 में ये चर्चा हुई, हमसे पूछा गया कि क्या भारतीय नाट्य अकेडमी के हम डायरेक्टर बनना चाहेंगे। तो हमने कहा ठीक है करेंगे। फिर हम डेपुटेशन पर वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी में चले गए और फिर भारतीय नाट्य अकेडमी करीब 5 साल तक वहाँ पर रहे। वहाँ पर जो हमने कोशिश की कि हम जो वहाँ पर जो पढ़ाई है उसका हिस्सा सुधारा जाए। उसको सेमेस्टर में हमने बांटने की कोशिश की, वहाँ बिल्डिंग पूरी बनाने की कोशिश की। हमने एनएचडी से कोऑर्डिनेट किया और उसमें अंकुर जी डायरेक्टर थे। सॉरी। और एनएचडी से ये तय हुआ कि हर सेमेस्टर में 2 एक्सपर्ट हमको एनएचडी दे देगा, उनके ठहरने की व्यवस्था हम लोग करेंगे और दूसरी व्यवस्था हम करेंगे, और वो फीस उनकी वो एनएचडी दे देगा। फिर यहाँ पर यूपी में फिल्म बंधु है। फिल्म बंधु जो है वो फिल्मों को प्रमोट करने के लिए है। तो हमने फिल्म बंधु से संपर्क किया कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी वहाँ पर फिल्म शूट भेजा जाए और कम कम आखिरी सेमेस्टर हमारा जो है उनके साथ हो, तो उसमें हेल्प करिए। तो फिल्म बंधु ने जो है उसका सारा इंतजाम कर दिया कि हमारे छात्रों को पूना फिल्म शूट में भेजने की सारा खर्च उठाने लगे। साहित्य कला परिषद से हमारा पैक्ट हुआ, वही वो हमारे शो करे, वो हमारे जांच करे, तो इस तरह से आदान प्रदान होता रहा। तो इस तरह से बीएनए में भी काफी हम लोगों ने काम किया। तो बीएनए में जाकर के फिर से नाटक करने का मौका मिला, स्टेज करने का मौका मिला, जो टेलीविजन में जाकर के थोड़ा कम हो गया था। वहाँ पर टेलीविजन का ही ज़्यादा प्रचलन हो रहा था। बीएनए में जाकर के फिर हमने वहाँ पर कई प्रोडक्शन किए। उसमें 30वीं शताब्दी बादल सरकार का था, लिबर्टी का प्रोडक्शन था, वो किया हमने। हमने मुर्दाघर जो जगदम्बर प्रसाद दीक्षित का एक नावल है, बॉम्बे की जो फुटपाथ की जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनकी लाइफ पर, उस उपन्यास का कोई नाट्य रूपांतर नहीं किया गया। उस उपन्यास को ही हाथ लेकर के हमने पूरा प्ले ब्लॉग किया और पूरा प्ले बनाया। और वो एक तरह से वो वर्कशॉप के स्टूडेंट्स थे उनके साथ पूरा वो किया गया। और उस नाटक वो काफी अच्छा गया नाटक। और जगदम्बर प्रसाद दीक्षित भी बाद में उस नाटक देखने के लिए आए और काफी अच्छा सा रहा। फिर हमने दिल्ली का जो हिंदी संस्थान है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ पर अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा करिए। तो हमने उनके लिए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी तैयार किया और कमानी में उसका शो हुआ। और फिर हमको मुद्रा जी का गोदान ये क्या गुफाएं नाटक हमने यहाँ पर किया। हमने 4 ये दूसरा लिबर्टी के साथ में जब हम एनएचडी से बीएनए से जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था 2004 में, और फिर हम वापस दूरदर्शन में आ गए थे और फिर अपना फिर दूरदर्शन के लिए और स्टेज के लिए और अपना फ्रीलांस राइटर डायरेक्टर के ऊपर काम करने लगे। तो उस समय जो था हमारा ये यहाँ पर जो डायरेक्टर थे और हम भी हैं, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने नाटक करने के लिए बुलाया। तो हमने वहाँ पर जो है ये जाने मन किया जो किन्नरों की लाइफ पर है। और वो नाटक जो है काफ़ी मुश्किल नाटक है और हर कोई उसको करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वहाँ पर वामन केंद्रे जी ने उसको किया था और उनका नाटक करने का अपना स्टाइल था। वामन जी ने बहुत से सीन उसमें से नहीं रखे थे, लेकिन हमने उनके उस नाटक के सभी सीन हमने रखे थे और हमने एक अलग अंदाज में उसको प्रस्तुत किया। तो काफ़ी अच्छा रहा। बीच में कई
वर्कशॉप जो थी संगीत नाटक अकादमी में, जब हम बीच में हमने दूरदर्शन की नौकरी छोड़ दी थी, तो एक बार जी ट्रांसफर हो गया था 93 में यहाँ पर मिजोरम में। जी तो वहाँ पर हालचाल बड़े खराब थे हालत, तो हमने जी नौकरी छोड़ दी थी। तो फिर उस समय फ्रीलांसिंग कर रहे थे। उस समय हमें ये संस्कृत विभाग का जो है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश का, उन्होंने हमें कई वर्कशॉप दी। तो उसमें से एक वर्कशॉप जो थी हमको अल्मोड़ा में करने के लिए थी। तो हमने वहाँ पर जाकर के अल्मोड़ा में वहीं की लोक कथा ले करके और वहीं के सब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहीं के कथा को लेकर के सिर्फ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स, जो एक हुड़का और थाली, इन 2 इंस्ट्रूमेंट को जी लेकर के वो नाटक वहाँ पर तैयार किया था। बाद में आप लोगों के साथ ही वो नाटक हमने किया था, ये नौलखिया दीवान, जी जी जो वहाँ पर बिल्कुल सर। अल्मोड़ा में एक वर्कशॉप के दौरान तैयार हुआ था। एक वर्कशॉप जी और हमने हमको नैनीताल के लिए जी, तो नई नैनीताल में हमने बेबी तुम नादान नाटक तैयार कराया था वहाँ पर, और वो कुल्लू नाटक जो है बन गया, वहाँ शो हुआ, बाद में फिर और भी शो हुए। तो इस तरह से लिखना जो है चलता रहा। अभी हाल में फिर हमसे प्ले लिखने के लिए यहाँ से बीएनए से कहा गया, तो हमने फिर प्ले लिखे। अभी आजकल हम एक साथ साथ जो है ये दूरदर्शन के लिए कुछ चलता रहता है। अभी आजकल एक हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसका शूटिंग जी वूटिंग सब हो चुकी है और आजकल एडिटिंग चल रही है उसकी। वो शिव मूर्ति जी का नाम सुना होगा आपने, शिव मूर्ति जी, जी जिनकी जिनकी बहुत मशहूर कहानी थी कसाई बाड़ा, कसाई बाड़ा, जी हाँ कसाई कसाई बाड़ा जी बाड़ा, सर जी। जी कसाई बाड़ा। जी सर। आपके इलाहाबाद में उसके शो हुए हैं और काफी शो उसके हुए हैं जी, कसाई बाड़ा। तो कसाई बाड़ा वही तो शिव मूर्ति जी के उनके काम और उनकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं, और वो लगभग जो बन चुकी है और उसको फाइनल टचिंग टचिंग चल रही है। तो इस तरह से थोड़ा लिखना, थोड़ा पढ़ना, और थोड़ा सा थिएटर, थोड़ा सा ये टेलीविज़न, इस तरह से चल रहा है। और अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। साथ-साथ नहीं जो नहीं है सर, बहुत बहुत सारी चीजें जो आपसे पता चली सर। सर लोगों को लगता है ना कि जब से थिएटर। कोरोना हुआ है, तो कोरोना के साथ जी, जी, हाँ सर, लोगों को लगता है जी, ना कि थिएटर एक माध्यम जी, है फिल्म तक पहुंचने का। जी, तो क्या जी, आवाज़ नहीं इतना आ रही, आसान? आवाज़ नहीं आ आवाज रही, नहीं आ रही? ओ आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हेलो हेलो, हेलो, हेलो जी, सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, जी, हेलो हेलो सर, बिल्कुल, आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आसान है। वो एक अलग और काफ़ी मुश्किल जी, हेलो, 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 जी 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 हाँ, जी हेलो, सर हाँ, जी हाँ, सर। बोलिए, हाँ, हेलो, आई सर आ यही रही है? पूछ रहा था हेलो, मैं। जी हाँ, आपकी आई आवाज आ आई रही है सर। हाँ, आपकी हमारी आवाज आ आवाज़ आ रही है। रही है? आपकी आवाज आ रही है हमारी सर। आवाज़ हमारी आवाज़ आ रही है? हमारी आपकी आवाज जी, आ रही है सर। अच्छा बोलिए। जी, सर जी, लोगों को लगता है ना कि ठीक थिएटर है, एक माध्यम है जी। फिल्म तक जाने का। देखिए, तो ये फ़िल्म मेकिंग ठीक है, आप पूछ रहे थे कि फ़िल्म मेकिंग क्या आसान है? हाँ जी तो जी सर जी सर नहीं, जी सर बिल्कुल नहीं है। ये टेलीविज़न और फ़िल्म मेकिंग एक अलग माध्यम है और एक टेक्निकल माध्यम है, और उसमें पारंगत जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पारंगत नहीं है और ऐसे ही चले जाएँगे, तो आपकी जानकारी एक स्पॉट बॉय के बराबर भी नहीं होगी। एक जी स्पॉट बॉय के बराबर भी आपकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए उसके लिए विधिवत फ़िल्म इंस्टीट्यूट है, जैसे आपका एनएसडी है, वैसे फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है। सब जी जगह इंस्टीट्यूट है, मद्रास में इंस्टीट्यूट है, और पूरी दुनिया में जो है ये है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कैमरा आ गए हैं, आजकल जो है मोबाइल में कैमरे हैं आप, और तमाम तरह की जो डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का, तो उससे जो है हर कोई फ़िल्म बनाने लगा है। लेकिन फ़िल्म की भाषा होती है। फ़िल्म को छाप कोई शूट करना या उसको शूट कर लेना, तो एक अलग बात हुई। लेकिन फ़िल्म की भाषा जो है, जिस तरह से हमारी कलम की भाषा होती है, उस तरह से फ़िल्म की भाषा होती है, और उस फ़िल्म की भाषा में ही हम फ़िल्म को कह सकते हैं। इसीलिए फ़िल्म के लिए जब काम करना होता है, तो उसकी पटकथा स्क्रीन पे अलग लिखा जाता है, और उसी को हिसाब से शॉट बाय शॉट शूट होता है। और फ़िल्म जो है एक रियलिस्टिक माध्यम है। वहाँ पर जो है बहुत ही, क्योंकि कैमरा हर बारीक चीज़ को पकड़ता है, तो इसलिए एक रियलिस्टिक माध्यम है। और तो इसलिए जो है वहाँ पर
बिल्कुल सारा वातावरण जो है वो बिल्कुल यथार्थवादी तैयार करके करना होता है और उसी तरह से शूट करना होता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। फ़िल्म मेकिंग जो है वो एक आर्ट है, और वो भी जिस तरह से थिएटर एक आर्ट है, उस तरह फ़िल्म मेकिंग भी एक ज़बरदस्त आर्ट है और बहुत ही पावरफुल आर्ट है, और सारी दुनिया का सिनेमा जो है वो मशहूर है। अपने वक़्त की आवाज़ भी उठाता है और इतिहास दिखाता है और भविष्य भी दिखाता है, जैसे हमारा थिएटर दिखाता है। जी, जी गोविंद। जी सर, हेलो। आप तो, जी, हाँ जी सर, आवाज आ रही जी, मेरी? सर आप तो बीएनए जी, के जी, बोलिए। डायरेक्टर हाँ। थे, तो आप हाँ जी, आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रही और है। क्रिएटिव पर्सन को कैसे बैलेंस करते थे सर? क्योंकि जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी था और क्रिएटिव भी था, क्रिएटिव भी हाँ, आप हैं, उसको कैसे बैलेंस कर पाते थे जी, सर? जी, जी। देखो, क्या होता है कि एक ड द देखो हम तो जो है अपने यंग एज से ही डायरेक्टर रहे हुए हैं। जी डायरेक्ट यानी कि तमाम 15, 20, 25 लोगों को सँभाल लेना, है ना? तो एक कमांडिंग जो होता है ना? दूसरी बात ये होती है कि निर्णय लेने की क्षमता, और दूरदर्शन में भी हमारा जो काम होता है, वो प्रोडक्शन के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हमारा जो अनुभव है दूरदर्शन का, वो तो काम आता ही है। लेकिन एक डायरेक्टर जो होता है, वो टोटलिटी में चीज़ों को देखता है। एक एक्टर अपना रोल देखता है, एक म्यूज़िक गाने वाला अपना गाना देखता है ना? या लाइट डिज़ाइनर लाइट डिज़ाइन देखता है। लेकिन टोटलिटी में सेट वाला सेट देखता है, लेकिन कॉस्ट्यूम वाला कॉस्ट्यूम देखता है। लेकिन एक डायरेक्टर जो है, चाहे वो प्ले का डायरेक्टर हो, चाहे संस्थान का डायरेक्टर हो, और वो टोटलिटी में चीज़ों को नहीं देखेगा और एक विज़न नहीं रखेगा, तो वो चला नहीं सकता है। तो इसलिए जो है एक जब बीएनए को पूरे टोटलिटी में देखा गया और उसका हित किस तरह से हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, आसानी से होता रहा। दोनों काम आसानी से होते रहे और सबका सहयोग भी मिलता रहा, सभी छात्रों का भी और जो स्टाफ था उनका सहयोग मिलता रहा। और बल्कि जब मैं वहाँ पर डायरेक्टर था, तो तमाम छुट्टियाँ-वुट्टियाँ सब कम हो गई थी और अब छुट्टियों में भी नए-नए प्रोग्राम चलते रहते थे। हमने वहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा एक सेटअप जो है, सिर्फ 10-12 छात्रों को ही 15 12-15 छात्रों को ही पढ़ाता रहे, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। इसलिए जो है हमने वर्कशॉप वहाँ शुरू की, और वर्कशॉप इज सेल्फ सेल्फ सपोर्टेड, यानी कि सब जो पेड वर्कशॉप, जिससे कि वर्कशॉप से जो प्रोडक्शन तैयार हो उसका खर्च वर्कशॉप के माध्यम से निकले। हमने बीएनए की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की, हमने प्रोडक्शन किए जी और प्रोडक्शन के साथ साथ उनको दूरदर्शन पे भी रिकॉर्ड कराया, और उसका जो भुगतान था वो वहाँ पर बीएनए में जमा कराते रहे। जो और स्पॉन्सरशिप मिलती रही, उसका ही पेमेंट जो है बीएनए में जमा कराते रहे। तो हर साल जो है एक्स्ट्रा इनकम हम लोग बराबर करते रहे वहाँ पर, क्योंकि सरकार के पास कंस्ट्रेंट था। एक बात और भी है, जब बीएनए में मैं पहुंचा था, तो करीब 25 साल पूरे हो चुके थे, और हमको ये जी पता लगा कि वहाँ पर अभी कन्वोकेशन नहीं हुआ है। तो हमने प्लान जी किया कि कन्वोकेशन किया जाए और पुराने सभी छात्रों को बुलाया जाए, और साथ में एक ऐसा उत्सव हो जो यादगार बन जाए, और देश के तमाम बड़े-बड़े रंगकर्मी सब आए, शामिल हो हमारे साथ में। तो इस तरह से हम लोगों ने पैसे जुटाने के लिए मिनिस्टर से बात की, जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे योगेंद्र नारायण जी, उनसे बात की, पूरा प्रेजेंटेशन उनको दिया। उसके बाद था उसका बजट उन्होंने एक्सेप्ट किया और दिया, और इस तरह से 10 दिन का हमने फंक्शन किया, जिसमें कन्वोकेशन हुआ और पुराने छात्रों को जिन्होंने उनका डिप्लोमा दिया गया, और जिन छात्रों ने कोई योगदान किया होगा खास तरह का अपना, तो उनको भी सम्मानित किया गया। और साथ में ये नाजा जी हों, या अनुपम खेर जी हों, या और जो अमाल जी हों, तो तमाम जो थिएटर के जो लोग, अंकुर जी हों, जो तमाम जो थिएटर के जो जाने माने लोग थे, वो सब यहाँ पर आए, और शाम को नाटक होते थे, और सात दिन भर जो है गोष्ठियाँ होती थी। हबीब साहब का भी था, आए। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने कन्वोकेशन भी किया, और सिल्वर जुबली दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया। तो वो भी एक उल्लेखनीय काम जो है वहाँ पर किया गया। जी। हाँ सर, वो तो था, वो तो उसमें मैं जी हम भी थे, हम गोविंद। फर्स्ट ईयर में थे सर। तब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे जब ये हुआ था, ये फेस्टिवल। जी, 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 सर एक जी, क्वेश्चन है कि जी, इतना जी, काम हो रहा है जी, हमारे क्षेत्र में, फिर भी थिएटर जी, कमर्शियल क्यों नहीं हो पाता सर? जी, जैसे महाराष्ट्र जी, गुजरात में है। जी, जी। और इतनी बड़ी घटना हो रही थी और आप बहिष्कार कर रहे थे।
आप बहिष्कार कर रहे थे नहीं आप जी लोग हैं, क्योंकि जी बिल्कुल राजनीति हो रही थी ना साथ साथ, क्योंकि जी क्योंकि क्या है ना, क्योंकि क्योंकि छात्रों के कंधे आसानी से मिल जाते हैं, छात्रों के कंधे आसानी से मिल जाते हैं बंदूक चलाने के लिए। जी तो कुछ लोग थे आपके कंधे पर बंदूक चला रहे थे, और जो जी आपकी इतनी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी, शहर में था, आपका पूरा एक रंग यात्रा निकली जो आपके बीएलए से निकली, तो वहां पर दूरदर्शन ने स्वागत किया आपका, रेडियो ने स्वागत किया, फिर जाकर के वहां विद्यालय में हुआ। तो एक घटना घट रही थी जो पहले कभी नहीं हुई, 25 साल में कभी नहीं हुई, बाद में भी नहीं हो पाई। तो ये जो है एक घटना घट रही थी, लेकिन कुछ लोग वहां पर राजनीति कर रहे थे, और वो आप स्टूडेंट्स को मोहरा बना रहे थे। हर जगह यही होता है, और स्टूडेंट्स बेचारे जो है ना, वो इनोसेंट होते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपना हित कई बार उनको समझ में नहीं आता है, कोई जो बरगला देता है तो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसा था, बाद में सबको समझ जी में आया कि क्या हो रहा था, नहीं जी क्यों सर गोविंद जी? जी सर हैं? जी सर जी सर बिल्कुल सर। बाद में समझ में आता है, जब स्टूडेंट होते हैं तो समझ में हाँ नहीं आता बताइए, कि क्या हो बोलिए रहा है। सर बोलिए हमारे बोलिए बोलिए सर गोविंद जी। हमारे उत्तर भारत का जी थिएटर अभी भी कमर्शियल नहीं हो पाया, जैसे कि गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। क्यों सर, हाँ मतलब ऐसा क्यों है? मतलब हम उतने कमर्शियल क्यों नहीं हो पाते? हाँ, गोविंद क्या वो बदले क्या, ये इसका सर बदले, को एक बदल मिनट के होल्ड देख लेते हैं करिएगा। सर। हाँ सर, बदल के देख लेते हैं हाँ एक क्योंकि मिनट साफ हम, नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट होल्ड करिए, बदलते हैं। जी जी हाँ जी सर बदलते जी हैं सर। जी। तो नेट थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो सर चेंज कर रहे हैं। तब तक आप सबने देखा और सर को सुना और बहुत कुछ जाना होगा कि किस तरह से सर का काम, सर लगातार काम करते रहे। हाँ एक मिनट होल्ड, हाँ जी सर जी सर। बदल रहा है, बदलो है? हाँ बदलो उनका, कम किया मैंने, अभी आ रहा है, अभी पूछो ना। हाँ अभी आया, आया आवाज तो आ रही है आया सर, आवाज आ, हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आ रहा, आपको आ रही है सर? आवाज आ रही है, आवाज हाँ आ रही है मुझे आ गोविंद? रही है, मुझे मुझे गोविंद आ रही है आवाज आ सर। रही है? जी आ रही है सर। गोविंद आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है गोविंद सर। आवाज आई? हेलो, सर मुझे आ रही है सर। हाँ गोविंद आवाज आई? सर मुझे आवाज आ नहीं आ रही है रही? सर। जी सर। हाँ हाँ अभी आ रही, आ रही, आ रही है आवाज, डिस्टर्ब हो जी रही है। आ रही है आपका। हाँ हाँ, जी एक चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जी 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 सर जी सर जी सर जी सर। कितने सारे नाटक, एक लंबी जर्नी, और नाटकों का लिखा जाना, एनएसडी जाना, फिर एफटीआई जाना, और थिएटर एक तरफ और दूसरी तरफ टीवी सिनेमा, दोनों में सामंजस्य बना के चीजों को करते जाना। सर ने बहुत साल इन चीजों को दिया है। इसीलिए अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि सर से हम बातें करें, जाने कि थिएटर और सिनेमा और एक लंबी जर्नी करने के बाद जिंदगी में क्या क्या चीजें आपके एक्सपीरियंस में आती हैं। तो सर की बातों से हम सब ने बहुत सारी बातें जानी, सीखी। अब इंटरनेट की वजह से सर अभी लाइन पे नहीं है, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं जब पैदा नहीं हुआ था तो सर ने नजदीक कंप्लीट कर लिया था। तो मैं बहुत लकी हूँ कि सर
जब डायरेक्टर थे बीएनए में तब हम उनके स्टूडेंट थे, और ये सर का कहना बिल्कुल सही है कि जब स्टूडेंट होते हैं तो हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उस समय बीएनए में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें। हमें बहुत सारे टीचर्स मिले, और ऐसे टीचर जो शायद अभी लोगों को इस समय आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि सर ने बहुत सारी नए अंकुर जी आए, रॉबिन सर आए, तो बहुत यहाँ तक कि विदेश से भी पढ़ाने वहाँ पे लोग आए। तो हम सब बहुत लकी थे कि सर उस समय वहाँ डायरेक्टर थे और उन्होंने हमारे लिए सोचा, और बहुत नई-नई चीज़ें कि स्टूडेंट को कौन-कौन चीज़ों से क्या-क्या फ़ायदा होता है, एनएसडी में कैसे पढ़ाई होती है। उन चीज़ों को भी सर ने वहाँ पे बीएनए ले आए और हमने बहुत सीखा। जैसे मैंने बीएनए भी किया, एनएसडी भी किया, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि बीएनए में बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी हमें। पहुंचा। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। अब ठीक हो गया सर। जी। जी हाँ सर। बोलिए। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था बताइए। हाँ कि क्या। हम जी बहुत लकी हैं कि आप जब डायरेक्टर थे तब हम स्टूडेंट थे, कि हमने बहुत जी सारी चीज़ें वहाँ सीख ली थी जो हमें बाद में पता चली। जी अब हमें एहसास होता है कि जब मैं एनएसडी गया तो हमें बहुत सारी चीज़ पहले से पता जी थी, जी जी कि मतलब एनएसडी के बहुत सारे टीचर हमें मिल गए थे। जी जी अनामिका जी जो कहीं नहीं जाती, आपने बुलाया, यहाँ तक जी कि विदेश से जी पढ़ाने आए थे जॉन फ्रीमैन। विदेश में कभी आज तक जी शायद नहीं आया होगा बीएनए में कोई जी पढ़ाने, जी जी ना पहले ना बाद में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जी वहाँ पाई थी, जी बहुत सारे ऐसे टीचर जो मतलब कहीं नहीं मिलेंगे। जी 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 तो वो तो हमारा लक था। उस समय हमें समझ जी में नहीं आता था, क्योंकि उस समय लगता था ये नहीं रॉबिन है, वो नहीं है। रा- रॉबिन जी, रॉबिन जी, जाम्बे जी, जी, है ना? रॉबिन जी, दास, जाम्बे जी, वो सब भी आए। रॉबिन जी, बहुत दास, सारे टीचर सर, बहुत रॉबिन सारे दास, टीचर। जाम्बे और जी, 4-4 है ना? 4-4 जी प्रोडक्शंस हुए थे जी। सर। और भी बहुत लोग आए थे। हाँ जी 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 जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे बेल्ट में जी जी कमर्शियल थिएटर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? जी 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 जी, हाँ। हेलो? इसलिए नहीं हो पा सर रहा आवाज़ नहीं आ रही है क्या? क्योंकि जी, हमारे यहाँ पर तो जी, जी। नाटक को नौटंकी समझा जाता था और गलत समझा जाता था, है ना? और कोई भी हाँ हाँ आई आई आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, जी, जी। हमारी आवाज आ रही आ है? रही है सर, आ रही हमारी है। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हमारी आवाज जी आ रही सर। है? आवाज जी आ रही है सर। हमारी? हमारी जी सर, आ आ रही है रही है। आवाज आवाज। अच्छा जी। ठीक है। तो तो देखिए, हमारे हमारे उत्तर भारत में नाटक नौटंकी जी, को अच्छा नहीं समझा जाता था। जैसे कि महाराष्ट्र में, बंगाल में लोगों के ब्लड में थिएटर है, म्यूजिक है, कला है। तो हमारे यहाँ पर इसको हिकारत की नज़रों से देखा जाता था, इसलिए वो कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। और जो नौटंकी जो करते थे वो एक अलग तरह के दल होते थे, उनकी अलग तरह की रेपुटेशन थी। तो उसे जो समाज में अच्छा नहीं समझते थे, ये प्रॉब्लम थी। इसलिए जो थिएटर उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन अ, अभी अभी पहले जो था थोड़ा सा टिकट से शो हुआ करते थे। और जी। अभी क्या है कि ज़्यादातर अनुदान वगैरह मिल जाते हैं तो लोग जो है फॉर्मेलिटी में अपना शो कर लेते हैं और टिकट से शो होना बंद हो गया। तो टिकट से शो करना चाहिए और टिकटेड शो ही होना चाहिए, ताकि जो है लोगों की भी आदत बनी रहे। और लोग चाहते हैं, लोग टिकट लेने के लिए कोई उनको वो नहीं है। जब भी कोई अच्छे नाटक होते हैं और टिकट अगर होते हैं तो लोग लेते हैं टिकट। जी जी सर जी जी गोविंद। सर, बहुत समय आपने हमें दिया सर। जी जी बहुत बहुत आपका जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा, जी और बहुत सारी जानकारी मिली सर आपसे। मतलब इतनी जी जानकारी जी कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं था। आज मैंने सारी चीजें पलटी तो पता चला है कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब सर एनएसडी कर चुके थे, है ना? इतने सारे नाटक, इतनी सारी चीजें कि जब हम पलट के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें और पता चलती हैं। तो सर आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप आए और हम सबको आपका और भी हमारे धन्यवाद। जो दर्शक हैं उनको भी। जी। आपका भी धन्यवाद।
कि आप हमें आपसे बात करने का और बाकी सब लोगों से ही रूबरू होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू गोविंद।